नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो दिखता नहीं है पर भीतर ही भीतर हमें तोड़ता जाता है। तनाव यानी स्ट्रेस। कभी परीक्षा का डर, कभी नौकरी का दबाव, कभी रिश्तों की खींचतान और ऊपर से सोशल मीडिया की दिखावटी दुनिया। तनाव अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि भारत में लगभग 20 करोड़ लोग किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे हैं। हर 5 में से 1 भारतीय वयस्क आज तनाव से प्रभावित है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में हर 8वां इंसान किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है। 970 मिलियन से ज्यादा लोग ग्लोबली स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंग्जाइटी के शिकार हैं। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हमारे समाज का आईना है। चौंकाने वाली बात यह है कि इतने बड़े संकट के बावजूद भारत में सिर्फ 10% लोग ही मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं ले पाते हैं, यानी 90% लोग चुपचाप इस अंधेरे से लड़ते हैं अकेले। तो आज हम खुलकर बात करेंगे तनाव यानी स्ट्रेस पर। आखिर ये क्यों बढ़ रहा है, इसके शारीरिक और मानसिक दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं और सबसे अहम, इससे कैसे निपटा जाए या बचा जाए। क्योंकि सवाल सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य का नहीं है, ये जीवन की गुणवत्ता और आत्मसम्मान से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और स्ट्रेस से जुड़े हर पहलू पर चर्चा के लिए 3 बेहद खास मेहमान जो अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं, वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर सज्जदुर रहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर स्पेशलिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रहमान। साथ ही आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर मीना एस देवगढ़े मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, एडिशनल प्रोफेसर और HOD हैं, द्रव्य गुण यानी आयुर्वेदा फार्माकोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मीना। साथ ही होम्योपैथी एक्सपर्ट विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष दिल्ली। डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में आपसे करूंगी डॉक्टर रहमान। पहले हम स्ट्रेस को समझते हैं। स्ट्रेस किसे कहा जाए, क्या होता है स्ट्रेस? स्ट्रेस हम उसे कहते हैं जब हम जो चीज़ें चाहते हैं और चीज़ें हमारे हिसाब से होती नहीं है। बेसिकली हमारी जो एक्सपेक्टेशन है और हमें जो चीज़ें मिल रही है उसमें अगर डिफरेंस आता है तो हमको स्ट्रेस होता है। अब इसमें यह है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान इस चीज़ से स्ट्रेस्ड हो। स्ट्रेस उसी को महसूस करता है जो स्ट्रेस को रियलाइज़ करता है। ठीक है, राइट। और इसमें दूसरी बात यह है कि सबकी स्ट्रेस झेलने की क्षमता भी अलग अलग होती है। वो डिपेंड करता है वो आज से, बचपन से अब तक वो किस अवस्था में पला बड़ा है, उसकी परवरिश कैसे हुई है, उसकी जो रेजिलियंस है, मतलब जो सहने की क्षमता है, चीज़ों को के साथ ढलने की जो क्षमता है जिसको कि हम रेजिलियंस कहते हैं, वो किस हिसाब से उसकी बनी हुई है। तो ये चीज़ें निर्धारित करती है कि वो बंदा उस चीज़ को स्ट्रेस के हिसाब से या तनाव के हिसाब से उसको मानता है कि नहीं। ठीक है। डॉक्टर मीना देवगढ़े, आयुर्वेद कैसे देखता है तनाव को? क्या आयुर्वेद में तनाव भी जो दोषों का असंतुलन है उसके कारण ही होता है? बिल्कुल मैम, आयुर्वेद में एक्चुअली तनाव एक सिम्टम है, बाकी जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है उसका एक सिम्टम बताया गया है। और उसमें जैसे आपने अभी कहा कि दोषों का इम्बैलेंस, जैसे हमारी बॉडी 3 तत्वों से बनी हुई है, वात, पित्त, कफ, और उसमें जो वात है, वात दोष, उसका इम्बैलेंस होना ही स्ट्रेस को जनरेट करता है, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाता है अपनी बॉडी को या मन को। उसी के साथ जैसे शारीरिक दोष है वात, पित्त, कफ, वैसे ही मन के भी 3 दोष है, सत्व, रज, तम। तो जब सत्व कम होता है, रज और तम बढ़ता है, तब वो जो पर्सन है वो कोप अप नहीं कर सकता और उससे रिलेटेड सिम्टम फिर दिखने लगते हैं। ठीक है। डॉक्टर अशोक शर्मा, तेज़ ज़िंदगी है, क्यों तनाव इतना आम होता जा रहा है आज के समय में? देखिए, तनाव जो है एक बहुत अभिन्न अंग है हमारे जीवन का। अभी मैं नहीं स्ट्रेस लूँगा तो मेरी आवाज़ तो आप तक नहीं पहुँचेगी। तो एक ईश्वर ने जो मशीन बनाई है, बड़ी परिष्कृत मशीन है, इसको देख के ही बाकी मशीनें बनी हैं। तो स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य देखिए एक अकेला स्वास्थ्य नहीं है, उसके अंदर 3 चीज़ें साथ साथ चलती हैं, शारीरिक, मानसिक व सामाजिक। अब इनमें से एक भी
कम पड़ जाता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एक भी कम जिसकी ज़रूरत है वो वहाँ कम पड़ गया तो उसको स्ट्रेस आ जाएगा और वो स्ट्रेस अपना 2 की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे मान लीजिए मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा सबसे पहले मानसिक प्रॉब्लम बिगड़ेगी। तो इसको साइंटिस्ट ने बड़े अच्छे से स्टडी किया और उन्होंने कहा साइको न्यूरो इम्यूनो, कि मानसिक, तांत्रिक और इम्यूनिटी। तो जब ये 3 चीज़ें बिगड़ती हैं तो शरीर बाध्य हो जाता है एक प्रक्रिया को छेड़ने के लिए। तो ये जो चीज़ है इसको यदि मैं बहुत थोड़े में कहूँ तो गालिब की एक बड़ी अच्छी लाइन है कि अपनी हालत का नहीं एहसास मुझको, मैंने औरों से सुना है परेशान हूँ मैं। तो जो तनावपूर्ण व्यक्ति होता है उसमें कुछ इस तरह के बदलाव आते हैं कि उसको तो समझ ही नहीं आता, औरों को फील हो रहा होता है। तो कभी कभी हमारे पास पेशेंट उसमें भी आता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या कारण है इसका। तो जब हम उसको एनालाइज करके बताते हैं कि देखिए इट कुड बी बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस। कभी कभी आदमी मानता ही नहीं है लेकिन उसके घर वाले उसको लाते हैं। तो आपका जो सवाल था कि ये क्यों हो रहा है, देखिए हम सब एम्बिशंस हो गए हैं और हमारे पास समय का बड़ा अभाव है। तो हम 2 चीज़ों को भूल जाते हैं कि हम क्या हैं और हम क्या करना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट तो हम भूल जाते हैं, हम क्या हैं। आज की पढ़ी लिखी जनसंख्या में भी बहुत से कम लोग, शायद डॉक्टर साहब इस चीज़ को और अच्छे से बताएंगे, बहुत से कम लोग डॉक्टर्स के पास एक स्वस्थ अवस्था में जाते हैं कि डॉक्टर साहब मैं क्या हूँ और क्या मैं ये कर सकता हूँ। हम अपने आप ही एक बीड़ा उठा लेते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, जबकि मैं वो करने लायक नहीं हूँ। तो स्ट्रेस बहुत अच्छी चीज़ है, यू स्ट्रेस है तो प्रोडक्टिव है, वो डिस्ट्रेस ना हो। तो हम इंतज़ार या डॉक्टर के पास तब भागते हैं जबकि वो डिस्ट्रेसफुल हो जाता है हमारे लिए। ठीक है। अब आम इंसान डॉक्टर रहमान कैसे समझे कि वो स्ट्रेस्ड है? क्या इसके कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं जिन्हें देखकर ये समझा जा सकता है? ये अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ज़्यादातर हम स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं और हमको, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमको पता ही नहीं है कि हम स्ट्रेस में हैं। तो इसके कुछ साइंस दिखने शुरू होते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें तो नींद का कम होना। अगर अक्सर हमें नींद कम आ रही है, नींद मान लीजिए नींद आने में समय लग रहा है या नींद टूट के आ रहा है, या ऐसा लगता है कि सोने के बाद भी ऐसा लगता है कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, तो इसका मतलब नींद की क्वालिटी अभी ख़राब हो रही है, पहला। दूसरा, चिड़चिड़ापन होना। छोटी छोटी जो चीज़ें पहले हमें ठीक लगती थी अभी वही चीज़ें हमें परेशान करती है। हम जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा हम गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तीसरा, जैसे कि चीज़ें भूलना, चाबियाँ, कपड़े या रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, चीज़ों के बारे में भूल जाना। हर समय थकान जैसा महसूस होना अपने शरीर में। इसके अलावा जैसे तरह तरह के दर्द होना, जैसे कि सर दर्द, कमर दर्द, पैर का दर्द, तरह तरह के दर्द होना। ऐसा लगता है कि जैसे जीवन मतलब बिल्कुल जीवन में अंधकार जैसा महसूस होना। तो ये सब तरीके की तरह तरह की चीज़ें होती हैं जब जिनको आने से ऐसा लगता है कि अब हम स्ट्रेस में, हमको समझना चाहिए कि अभी हम स्ट्रेस में पड़ चुके हैं और हमें किसी की सहायता की ज़रूरत है। ठीक है। क्या ये जो साइंस और सिम्टम की बात हो रही है डॉक्टर मीना देवगढ़े, इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहेंगी? क्योंकि नींद की कमी, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मुझे देखते हैं जो ज़्यादा सोते हैं, उनको लगता है ये एस्केप करने का अच्छा तरीका है, जिनको नींद ज़्यादा आती है। तो क्या लक्षण भी थोड़े से भिन्न हो सकते हैं लोगों में? एक्चुअली हाँ, जैसे आयुर्वेद में हमने पहले ही कहा है कि वातज, पित्तज और कफज ऐसे 3 प्रकार होते हैं। तो उसमें सर ने जैसे अभी डॉक्टर रहमान ने कहा है कि नींद की कमी आना, तो ये वातज इसमें हमें दिखता है। लेकिन वही अगर कफज, कफ इन्वॉल्व हो तो उसमें जो पर्सन है वो अधिक सोता है, लेजीनेस आ जाता है और उसको हम बोलते हैं कि तम प्रधान, मीन्स तामसिक भाव की मीन्स ज़्यादा ये हो गया है। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन, फिर भय लगना और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये भी
तो ऐसे सिम्टम आयुर्वेद में भी आए हुए हैं। ठीक है, तो यानी सिम्टम भी थोड़े अलग हो सकते हैं। अगर तनाव के बारे में जब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा, कई लोग होते हैं जो बर्नआउट हो जाते हैं, मतलब इतना काम का तनाव है या पढ़ाई का तनाव है या रिश्तों का तनाव है, तो बर्नआउट और स्ट्रेस और ख़ासकर डिप्रेशन या एंग्जाइटी, मोटे तौर पर इनमें कैसे अंतर को समझा जाए? क्या तनाव को हम पहला कदम माने? देखिए, इसको आप ऐसे समझ लें, आपने एक माचिस की तीली जलाई और वो तीली जल रही है धीरे 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 धीरे, और आप लास्ट तक जाके आपका हाथ भी जल गया। जब हाथ जल गया मीन्स अब वो पर्सन के जितने भी रेजिलिएंट फैक्टर्स थे, उसके रिसोर्सेज थे, अब वो उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गए। अब वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये तो हो गई बर्नट आउट स्टेज, मतलब द पर्सन हैज़ एग्जॉस्टेड ऑल इट्स पॉसिबल मीन्स टू कोप अप विद दिस स्ट्रेस। अब दूसरा आता है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी स्ट्रेस का कारण भी है और स्ट्रेस के कारण से भी है। एंग्जाइटी में क्या है? फियर, ऐसा डर जिसका अभी पता नहीं है क्या होगा, कुछ होगा, क्या होगा ये नहीं पता है। और तीसरा जो शब्द आपने पूछा डिप्रेशन, डिप्रेशन अपने आप में ही एक मूड डिसऑर्डर है ना, जिसके अपने क्राइटेरियाज हैं, सब कुछ है। लेकिन यदि आप इन सब चीज़ों की जड़ में देखें तो ये सब कुछ तनाव से ही शुरू होता है। आपके अंदर अभी तक मानसिक रोगों की कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। तो यदि पहले आप तनावग्रस्त हैं, फिर आप बर्नट आउट स्टेज में गए, फिर आपको उस दौरान, देखिए थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है कि अभी कोई प्रॉब्लम आई, स्ट्रेस आया, तो मैं कुछ ना कुछ उसका रास्ता ढूंढूंगा जो मेरे अंदर समझ है उसके हिसाब से। तो कुछ चीज़ों को मैं एक तरफ रखता हूँ, कुछ को मैं एक तरफ रखता हूँ, जिसको हम लोग सप्रेशन रिप्रेशन कहते हैं, और एक प्रोसेस मैं निकालना चाहता हूँ। उस प्रोसेस को कहते हैं मेडिटेशन। की अंतर्द्वंद जो चल रहा है, जैसे आपने कहा, बहुत से लोग अकेले में चले जाते हैं, बहुत से लोग ज़्यादा सोने लग जाते हैं, बहुत से लोगों का घर में चिल्लम चिल्ली शुरू हो जाती है, बहुत से लोग दांत पीसने लग जाते हैं, बहुत से लोगों का काम में परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ों से लड़ते भिड़ते जब एक आदमी गिर जाता है तो उसे कहते हैं बर्नट आउट स्टेज में चला गया। अब इसको हमको ध्यान देना है। डॉक्टर अरमान, क्या तनाव जो है वो क्या है? ये केमिकल इम्बैलेंस होता है? होता क्या है तनाव में? शारीरिक क्या चेंजेस आते हैं ऐसे कि उसका असर हमें दिखने लगता है हमारे व्यवहार में भी? देखिए, ये जितने सारे जो चीज़ें हैं, जो बाहरी चीज़ें हैं, हमारे साथ जो चीज़ें पेश आती हैं ना, जैसे हमारे लोगों के साथ रिश्ते कैसे हैं, बातें किस तरह की हो रही है, ये सारी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। और ये जो हमें प्रभावित करती हैं, इनका हमारे जो दिमाग की जो रसायन है, जो न्यूरोकेमिकल जिसे कहते हैं, तो न्यूरोकेमिकल्स के ऊपर इनका असर पड़ता है। अब ये है कि उन न्यूरोकेमिकल्स के ऊपर असर पड़ने की वजह से ही हमें सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि नींद कम या ज़्यादा आना, भूख लगना, भूख कम ज़्यादा लगना, जैसे चिड़चिड़ापन होना। ये न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस के वजह से ही होता है। अब यह है कि अगर वो स्ट्रेस या वो तनाव अगर ज़िंदगी में काफ़ी लंबी रही, तो जो रिसोर्सेज की बात डॉक्टर साहब कर रहे थे वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और बंदा धीरे धीरे वो जो इम्बैलेंसेस जो आते हैं वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में जब चले जाते हैं, तो फिर बंदा धीरे धीरे वो डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ जाने लग जाता है। तो जैसे कि आपने पूछा, इनमें एक न्यूरोकेमिकल्स का प्रभाव रहता है, जिसके वजह से इंसान इन मानसिक मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उनके तरफ जाता है। ठीक है। अब जब आयुर्वेद में हम उपचार की ही बात करें या हम प्रिवेंशन की बात करें, तो क्या आयुर्वेद ऐसा कोई तरीका सुझाता है जिससे स्ट्रेस को प्रिवेंट किया जा सके? एग्जैक्टली, एक्चुअली आयुर्वेद का कंसेप्ट ही है प्रिवेंशन, एंड दूसरा है कि क्योर। अगर ये होता है तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम में ही ये आता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको स्वास्थ्य पूर्ण रखना है, उसको हमें डिसीज़ कंडीशन में नहीं लाना है। तो उसके लिए दिनचर्या और ऋतुचर्या, ये दो कंसेप्ट आयुर्वेद में है।
तो दिनचर्या में हम मॉर्निंग उठने से लेकर सोने तक का हर एक चीज़ बताया गया है कि हमें क्या करना है। अगर पहले स्ट्रेस नहीं था क्या, स्ट्रेस पहले भी जीवन था, पहले भी उनको घर चलाना था, लेकिन इतना नहीं दिख रहा था क्योंकि वो दिनचर्या को फॉलो करते थे। उसकी वजह से जो हमारे 5 सेंसेस है उनका प्रॉपर यूज़ होता था, नींद अच्छे से होती थी और इसलिए उनको वो फील नहीं होता था। अभी ऐसा नहीं है। अभी जो जैसे मैंने कहा है कि हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं उनका इम्प्रॉपर और ज़्यादा यूज़ करना, इस वजह से स्ट्रेस और बाकी जो एंजाइटी है या डिप्रेशन है ये होते रहते हैं। तो इसके लिए प्रिवेंशन के लिए तो दिनचर्या और ऋतुचर्या है। साथ में अगर क्योर के लिए देखा जाए तो बाकी ट्रीटमेंट भी है, जिसमें मेडिसिन भी आता है, पंचकर्म भी आता है और योगा प्राणायाम भी आता है। ठीक है। अगर अब हम नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की ही बात करें आगे, और डॉक्टर शर्मा, क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स स्ट्रेस के दिखते हैं लोगों में? देखिए, मैंने कहा स्ट्रेस अपने आप में जननी है हर चीज़ के लिए। आप स्ट्रेस्ड अप हो जाइए एंड यू आर इन्वाइटिंग ईच एवरीथिंग। चाहे अस्थमा है, चाहे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, चाहे सोरियासिस है, चाहे हाइपरटेंशन है, चाहे डायबिटीज़ है, ये अपने आप में तनाव के अग्रसर कर देते हैं हमारे लिए। उसके बाद में हमारी जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस होती हैं वो हमें ये करती हैं, और उनको इग्नाइट मतलब उनको ज्वलन कौन बनाता है? या तो हम खुद बनाते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्टर, या बाहर से कुछ आता है, मतलब या तो वही शारीरिक उससे आएगा या मानसिक उससे आएगा। तो ये जो चीज़ें इस तरह की होती हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रेसर्स। ऐसी चीज़ जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अब मेरे को स्ट्रेस दे सकती है ना, जिसके कि हमारे कुछ फिज़िकल रीजंस हो गए, कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस हो गए, कुछ सोशल रीजंस हो गए। लेकिन जो भावनात्मक स्ट्रेसर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा पोटेंट माने गए हैं। यदि हम होम्योपैथी की बात करें कि हम ये मानते हैं कि एवरी डिसीज़ इज डिसीज़ ऑफ साइकी। सबसे पहले आप मानसिक पटल पे कुछ ना कुछ दिक्कत आपको आती है, और वो मानसिक पटल की जो प्रॉब्लम होती है वो आपके शारीरिक पटल पे आ जाती है, जिसके कारण आप सामाजिक पटल पे ठीक से व्यवहार नहीं कर पाते। तो ये प्रॉब्लम जब जुड़ जाती हैं आपस में, जैसे आजकल देखिए कि सबसे जो कॉमनेस्ट स्ट्रेसर यदि हम साइकोलॉजिकली देखें तो है फ्रस्ट्रेशन, उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट्स। फ्रस्ट्रेशन मतलब हर आदमी, मैंने क्या कहा, हम क्या हैं और हम क्या करना चाहते हैं, मैं उसके काबिल ही नहीं हूँ, या मेरे को पहले काबिल बनना चाहिए फिर मैं उस काम को करूँगा। जब नहीं होता तो मैं फ्रस्ट्रेशन में आता हूँ। मैं अपने बच्चे से कह रहा हूँ आप इतने परसेंटाइल मार्क्स लाइए, लेकिन अपने बच्चे को मैं उस काबिल नहीं बना रहा कि इतने परसेंटाइल मार्क्स ले भी आएगा। तो एक कॉमन सा एग्जांपल है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब कि जहाँ दो चीज़ें आपस में टकरा जाती हैं। देखिए, आजकल हर आदमी प्रोग्रेस करना चाहता है। जैसे कि मान लीजिए आप ही हैं, आप घर में एक वाइफ भी हैं, एक मदर भी हैं, एक मदर इन लॉ, सिस्टर, डॉटर इन लॉ भी हैं। इतनी सारी चीज़ें आप हैं और उसके साथ में आपका एक करियर है। तो विच वन टू चूज़? आज देखिए आईटी की उसके अंदर मोस्टली लोगों का ये होता है कि बिफोर गेटिंग मैरिड, आफ्टर गेटिंग मैरिड, बच्चा हो गया मैं छुट्टी ले लेता हूँ। तो वहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है कि ये कब तक चलेगा। तो ये जब कॉन्फ्लिक्ट से हम निकल रहे होते हैं, इंटरनल प्रेशर से जब हम निकल रहे होते हैं, तो एकदम से बीमारी धीरे 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 घर करती है। और जिसके लेने के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करते हैं तो लोग गलत तरफ पहले जाते हैं, जिसको हम नेगेटिव कोपिंग स्टाइल्स कहते हैं। जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज़ करने लगना, प्रोकास्टिनेशंस करने लग जाना, और सेल्फ मोटिवेशन का लैक हो जाता है ना। बात बात पे झल्लाने लग जाना, चीज़ों का फेंकने लग जाना, क्योंकि वो इंसान अब समझ नहीं पा रहा है कि मैं इस चीज़ से कैसे निर्वाह करूं, बजाय इसके कि यदि वो एक अच्छे चिकित्सक के पास चले जाएं और उनसे सलाह लेके उसको समझ लें कि ये मेरा तनाव है, ये मेरे स्ट्रेसर्स हैं, इनको मेरे को एड्रेस करना है। जैसे कि मनोचिकित्सक के पास जब लोग जाते हैं तो वो यही सिखाते हैं कि आप टास्क ओरिएंटेड कोपिंग कीजिए, आप रैशनल इमोशनल कोपिंग कीजिए।
तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स, जब एक भी व्यक्ति यदि घर में स्ट्रेसफुल है और मान लीजिए हेड ऑफ द फैमिली यदि स्ट्रेसफुल है, तो पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट ही स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो इन्वायरमेंट, घर का इन्वायरमेंट से जब वो अनहेल्दी इन्वायरमेंट से बाहर मूव करेंगे तो नेचुरली वर्क इन्वायरमेंट भी ख़राब होगा, उनकी परफॉर्मेंस भी ख़राब होगी। तो इस तरह से नेगेटिविटी एंड वन फाइन डे दे लैंड इनटू सम और द अदर साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक प्रॉब्लम। डॉक्टर रहमान, अभी भी जैसे तमाम जो आंकड़े भी इशारा करते हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी मनोचिकित्सक के पास जाने से कतराते हैं थोड़ा सा, वो सोचते हैं हम पागल हैं क्या, कुछ इस तरह का भाव है। कैसे केसेस आपके पास आते हैं? क्या वो हिचकिचाहट अभी भी दिखती है? जो लोग पहुंचते हैं वो भी क्या अपनी प्रॉब्लम सही से बताने में हिचकिचाते हैं? किस तरह से रियल लाइफ केसेस की अगर बात करें तो आप लोग देखते हैं? मैं मानता हूँ कि आजकल जितना अवेयरनेस लोगों में फैल रहा है उसका फ़र्क हमें दिखता है। लोग हमारे पास आते हैं, बेझिझक आते हैं। इनफैक्ट अगर हमारी ओपीडी में अगर मैं देखूं तो स्ट्रेस के वजह से जो लोग पीड़ित होते हैं वो आते हैं, और तरह तरह के मतलब जो इंटरपर्सनल इश्यूज़ होते हैं, स्कूल के में बच्चा अच्छे से मतलब कोप नहीं कर पा रहा है, स्कूल के बच्चे आते हैं, जैसे घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में बातचीत ठीक से नहीं हो पा रही है उसके लिए आते हैं। तो मान लीजिए मतलब शादी के लिए शादी हो रही है और वो परेशान है, मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, उसके लिए लोग आते हैं। यहाँ तक कि लोग कभी कभी ऐसे भी आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं नॉर्मल हूँ या मुझे कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, इसकी जांच कराने के लिए भी लोग आते हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि पहले से लोगों में जागरूकता फैली है और लोग परेशान होने से लोग आते हैं। ठीक है। जब आपने ऋतुचर्या और दिनचर्या की बात की थी डॉक्टर, क्या आप मानते हैं कि इसको फॉलो करना भी अब लोगों ने बहुत कम कर दिया है, इसलिए भी तनाव दिखता है लोगों में ज़्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे हमारे इसमें कहा गया है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट उसको फॉलो करना चाहिए। उसमें आचार रसायन भी कहा गया है कि आपको कैसे बिहेव करना है, यानी बड़ों के साथ, अपने कलीग के साथ, सोसाइटी में। तो ये पालन तो अभी नहीं हो रहा है और इसकी वजह से ही सब इम्बैलेंस हो रहा है। और दूसरा है कि खाना, भोजन, क्योंकि आयुर्वेद तो मानता है कि हम जैसा भोजन लेते हैं वैसा हमारा मन तैयार होता है। तो अगर भोजन हमारा ठीक नहीं है, आजकल बच्चे ज़्यादा स्पाइसी या फिर जंक फूड खाते हैं, तो जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो इन सब जो चीज़ें हैं अभी फॉलो नहीं हो रही है, तो ये भी एक मेन कॉज मुझे लगता है कि स्ट्रेस जनरेशन का है। बाकी तो कॉजेस बताई है, लेकिन ये भी एक है। ठीक है डॉक्टर, आपने मेडिकल और जो मेंटल और फिज़िकल जो इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में अभी विस्तार से बात की है। क्या कोई ऐसा मैं कहूँ कि कोपिंग मैकेनिज़्म हमें डेवलप करना पड़ता है क्या? कैसे, जब हमको पता लग रहा है कि ये जो आज आप लोगों ने बताया वो साइन और सिम्टम्स हमें दिखते हैं, तो कैसे एक व्यक्ति आगे बढ़ सकता है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेस से दूर रखने के लिए? वो किस तरह से आप लोग गाइड करते हैं? देखिए, मैं बार बार यही कहूँ कि स्ट्रेस एक अभिन्न अंग है हमारी ज़िंदगी का। स्ट्रेस के बिना ज़िंदगी नहीं है। ये कोपिंग मैकेनिज़्म नहीं, हम इसको कोपिंग स्टाइल कहें तो ज़्यादा बेटर होता है। हर आदमी का अपना एक स्टाइल होता है। आप देखिए, हर आदमी बोलता नहीं मेरा ये स्टाइल है मेरा। तो स्ट्रेस और तनाव एक तरह से व्यक्तिगत होता है। जैसे हम मान लीजिए एक छोटा सा पेनी मैं पकड़ लेता हूँ, अभी मैं उसको कितनी देर तक पकड़ रहा हूँ और कितनी ताकत से पकड़ रहा हूँ, और मेरी ग्रिप धीरे धीरे लूज़ हो जाएगी। और बार बार क्या मेरे को उसको पकड़ना पड़ता है? तो फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, ये तीन चीज़ें हमारी उसको डिसाइड करती हैं। जैसे मैंने कहा, कोपिंग स्टाइल को भी मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक प्रोफेशनल से हमेशा डिस्कस किया जाना चाहिए। जैसे आजकल स्कूलों में हर जगह साइकोलॉजिकल काउंसलर्स होते हैं। तो ये जो धीरे से जो बदलाव आ रहा होता है ना व्यवहारिकता में, शारीरिक बदलाव तो फिर भी बाद में आता है। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आजकल छुपाने का, हाइड का जो एक ट्रेंड चला है ना। देखिए, खूबसूरती बढ़ाने के लिए हाइड कर दो, इस तरह से काम करो हाइडियसली कि पता ही ना लगे। और कितनी बार आप देखिए समाचारों में, इनमें सब न्यूज़ आती हैं
कि अरे ऐसा हो गया, लेकिन वो जो ऊंट है वो एक तिनके से नहीं गिरा है, वो बहुत कुछ पीछे चल रहा था। तो जिस समय इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास या डॉक्टर साहब के पास आते हैं, जब उनसे बातचीत की जाती है तो ये समझ आता है कि ये स्ट्रेस तो एक इनवाइटेड स्ट्रेस भी था। एक होता है इंड्यूस स्ट्रेस कि थ्रेट एंड चैलेंजेस आर सो मच कि मेरे को तब इस थ्रेट को अदर फाइट और फ्राइट, दो ही तरीके हैं। अब फाइट और फ्राइट दोनों में आपको एनर्जी चाहिए। तो बॉडी क्या करती है, जैसे अभी हमने पहले बात करी थी कुछ रसायंस की, तो कुछ तो न्यूरोलॉजिकली फ़ाइट करती है और कुछ एंडोक्राइनोलॉजिकली फ़ाइट करती है। तो आजकल इन्फॉर्मेशन इतनी है इंटरनेट पे कि वो इन्फॉर्मेशन ही एक स्ट्रेसफुल वो बन गई है, इन्फोडेमिया ज़रूरत से ज़्यादा। तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, मैं भी इस चीज़ को फेस करता हूँ। बहुत से लोग आते हैं अपनी समस्या लेके, उनको स्ट्रेस है कि हम कहेंगे आपको स्ट्रेस है, कहीं नहीं स्ट्रेस नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं है, नहीं मुझे तो स्ट्रेस है। तो एवरीबडी इज़ यूजिंग दैट थिंग अकॉर्डिंग टू हिम और हर कंफर्ट। उसके अंदर आपको काउंसलिंग करना, उसके अंदर दवा देना एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। तो जब ये एंडोक्राइनोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ज़्यादा आ जाते हैं, देखिए सबसे पहले जो अभी हम ओबेसिटी की जो बात हो रही थी, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा इस बात को, तो कॉर्टिसोल इतना बढ़ा हुआ है आजकल कि उसको भी लोग कहते हैं कि नहीं मैं इसको कंट्रोल करूँगा, वो कंट्रोल नहीं होगा। जितना स्ट्रेस आगे जाता जाएगा कॉर्टिसोल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और उसको बैलेंस करने वाला हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, और कम होता जाएगा। तो ये एक तरह से यूँ पलड़ा चलता है, जैसे जैसे कॉर्टिसोल हाई जाएगा ग्रोथ हार्मोन नीचे जाता जाएगा, और एज के साथ भी जाता है। तो ओल्ड एज में क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन बहुत नीचे, इसलिए ओल्ड एज में लोग ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। तो इस तरह की ये चीज़ें चलती हैं और उसको बाद में हम बीमार होते हैं। ठीक है डॉक्टर रहमान, जो दो चीज़ें हैं जो बात में आ रही है, एक तो नींद की बात कि नींद में या तो कमी होती है या आप ज़्यादा सोने लगते हैं, दूसरा खाने पीने को लेकर स्ट्रेस ईटिंग लोग करते हैं, ज़्यादा खाते हैं या कम सोते हैं या ज़्यादा सोते हैं। इसका कहीं ना कहीं क्या ये एक लूप बनता जाता है, उसी से आपका स्ट्रेस और ज़्यादा ट्रिगर करता है। ऐसे लोग अपने ऊपर काबू कैसे करें, कैसे वो पर्याप्त नींद लें या वो जो स्ट्रेस ईटिंग है उसे कैसे कम करें? क्या व्यवहारिक उपाय हैं जो किए जा सकते हैं? देखिए ये जैसे इंसान स्ट्रेस में पड़ के ज़्यादा खाना या ज़्यादा सोना, ये भी एक तरीके की कोपिंग ही है। अच्छा। उसे ऐसा लगता है कि मैं सोते रहूं और मैं मैं संसार के लोगों से मैं दूर रहूं, उससे मैं परेशानी को मैं दूर रह रहा हूं। दूसरा हो गया, जब भी वो खाता है, खाना कोई भी एक तरीके का नेचुरल रिवॉर्ड होता है। जब भी कोई इंसान खाता है, इंसान खाना खा के थोड़ा उसको एक रिवॉर्डिंग फीलिंग अच्छा महसूस होता है, तो बेसिकली स्ट्रेस में हल्का सा उसको एक रिलीफ मिलता है। तो इसलिए यही कारण है कि इंसान ज़्यादा खाना या ज़्यादा सोना शुरू करता है जब वो स्ट्रेस में पड़ जाता है, और इसके वजह से फिर धीरे धीरे उसके वज़न में फ़र्क पड़ना शुरू होता है। इसके विपरीत जैसे नींद कम आना या या खाना कम खाना, ये भी एक तरीके का नींद तो चलिए तो इसके तो बायोकेमिकल रीजंस ही रहते हैं, लेकिन खाना भी चलिए बायोकेमिकल रीजंस भी रहते हैं। और कभी कभी खाना कम खाना भी एक तरीके का एक रिएक्शन रहता है कि मैं खाना मतलब त्यागना, मतलब ना मैंने खाना नहीं खाऊंगा या खाना त्याग के, वो बेसिकली एक तरीके का एक स्ट्रेस के साथ अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। अब रहा आपका सवाल आपका कि इससे हमें कैसे निकलें, तो ऐसा है कि इसमें जो बंदा इसमें रहता है वो उस चीज़ को उसे रियलाइज़ करना उसके लिए मुश्किल होता है। अगर वो रियलाइज़ कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो इसमें जो उसके आसपास जो उसके लोग रहते हैं उनको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है कि वो किसी स्ट्रेस से गुज़र रहा है और ऐसी चीज़ें उनको दिखती हैं उनमें, तो उनको तुरंत उनको लाके किसी काउंसलर या किसी डॉक्टर के पास सलाह के लिए लाना ज़रूरी है। ठीक है, जब हम उपचार की बात कर रहे हैं डॉक्टर मीना,
कैसी क्या कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं या तब बार बार नाम लिया जाता है ब्रह्मी, अश्वगंधा, शंखपुष्पी, ऐसी औषधियों का भी जिक्र होता है। क्या खास ख्याल रखना चाहिए अगर हम उपचार आयुर्वेद के ज़रिए कर रहे हैं? कई लोग खुद से लेना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है अगर हम आयुर्वेदिक उपचार की तरफ बढ़ रहे हैं? तो नेचुरली किसी ने भी खुद के मन से कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए अगर वो इजीली अवेलेबल है तो भी, क्योंकि डॉक्टर के का साथ परामर्श करके ही लेना है। जैसे अभी आपने नाम लिए 3 मेडिसिन का, जैसे शंखपुष्पी कहा, ब्राह्मी कहा, अश्वगंधा कहा, तो आयुर्वेद में स्पेसिफिक पर्सन टू पर्सन ट्रीटमेंट वैरी होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मी सबको ही सूट करे, तो वो कंडीशन देख के हमें देना होता है। और जैसे शंखपुष्पी, तो शंखपुष्पी के श्लोक में ही आया हुआ है कि सर्व मानस रोग वृत, वृत मीन्स उसका नाश करने वाली। तो ये जो मेडिसिन है, लेकिन वो किस फॉर्म में देना है उसका हमें, क्योंकि कुछ मेडिसिन स्पेसिफिक फॉर्म में हमारे आयुर्वेद टेक्स्ट में बताया गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पेशेंट ने अपने मन से ना लेते हुए डॉक्टर के साथ परामर्श करके ही लेना चाहिए। ठीक है। और ये कितनी कारगर होती हैं? नेचुरली मैडम बहुत कारगर होती है। अभी मैं एक आपको उदाहरण दूंगी कि हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद आयुष मिनिस्ट्री के साथ जो दिल्ली पुलिस पर्सोनेल है उनके स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, और उसके लिए हमने एक प्रोटोकॉल तैयार किया है, लेकिन उसमें जटामासी ये जो मेडिसिन है हमने यूज़ की है। उसके कारण ये है कि जटामासी इसलिए यूज़ की है क्योंकि आयुर्वेद में जैसे आधिदैविक, आदि भौतिक एंड आध्यात्मिक, ऐसे 3 कॉजेज़ बताए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम आध्यात्मिक कहें तो इमोशंस को सप्रेस करना। ठीक है, आधिदैविक मीन्स एनवायरनमेंट, जैसे पुलिस पर्सनल जो होते हैं वो क्राइम सीन पे जाते हैं, वो क्या देखते हैं, वो भी तो ह्यूमन बीइंग ही है ना, उन पे क्या उसका परिणाम होता होगा। और आदि भौतिक यानी जो हमारे हेल्थ इशू है या फिर कुछ मॉनिटरी प्रॉब्लम्स है, उसके बेस पे ये जो स्ट्रेस के सिम्टम है वो जनरेट होते हैं। तो वो पुलिस पर्सोनेल का जो काम है कि उनका क्राइम में जाना, और ड्यूटी आवर्स काफ़ी है, जो हमारे नेचुरल अर्जेस होते हैं कि हमें मोशन के लिए जाना है, हमें भूख लगती है, उनको भी वो लोग सप्रेस करते हैं। तो ये सब बातें हमने देखते हुए जटामासी को हमने चूज़ किया था, और हमें बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि उसकी काफ़ी ट्रिमेंडस रिज़ल्ट है। वो खुद हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि मैडम हमें और फिर दीजिए, लेकिन वो एक 3 महीने का कोर्स है, तो उस कोर्स के अलावा हम ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें से काफ़ी जिनको कुछ जो लोग पुलिस, हम ऐसा सोचते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है, लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं तो वो रो भी देते हैं, और फिर जब वो हंसते हुए आते हैं तो एक अच्छा लगता भी है। तो नेचुरली बहुत कारगर होती है। और उसके साथ में हमने शिरोधारा भी दी है उनको, जिसमें अश्वगंधा और ब्राह्मी का कॉम्बिनेशन से हमने तेल बनाया है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। ठीक है। और अब जब हम होम्योपैथी में प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों की बात करते हैं तो किस तरह से काम होता है डॉक्टर शर्मा? देखिए, प्रिवेंशन में तो ये है कि अब हमें कुछ पता है इस प्रोफेशन के ये स्ट्रेसर्स हैं, या इस प्रोफेशन में जाएंगे तो इस तरह के तनाव उनका, तो वहाँ पे उसका पहले एक टेम्परामेंटल एनालिसिस करके, पर्सनैलिटी एनालिसिस करके फिर उसको हम दवा दे सकते हैं, प्लस उसको प्रॉस एंड कॉन्स, उसकी ही स्ट्रेंथ को बढ़ाना है हमको। अब बात जबकि पेशेंट रोगी हो गया, तो पहले तो स्ट्रेसर उसका लोकेट करना, और उस स्ट्रेसर को कहाँ से कितना हम दवा के द्वारा और उसके द्वारा उसकी स्किल्स को प्रमोट करके हम कितना बढ़ा सकते हैं, ये होम्योपैथी का कंसेप्ट है। ठीक है। और जाहिर सी बात है, एक बार फिर से अगर आप बताना चाहें कि हर व्यक्ति के हिसाब से होम्योपैथी की दवा भी अलग होगी? बिल्कुल, ये हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति हर जगह पे अलग है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कुछ और हूँ, बाहर निकलूँगा मैं कुछ और हूँ, तो मैं उस प्रॉब्लम, उस माहौल के हिसाब से उसको करूँगा। लेकिन जब वो प्रॉब्लम 2, 3, 4 जगह आने लग जाए,
जैसे हम कह रहे हैं पटका पटकी स्ट्रेस में, घर में भी आने लग गई, मार्केट में आने में लग गई, गाड़ी तेज चला रहे हैं, यल कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, उस समय वो व्यक्ति को दवा की ज़रूरत है। ठीक है, सवाल जो हमारे पास आए हैं दर्शकों के, उन्हें अब हम शामिल करेंगे। ये सवाल प्रभीर का कोलकाता से है। डॉक्टर रहमान, मैं चाहूँगी आप इसका जवाब दें। और प्रभीर कह रहे हैं कि मैं होटल में काम करता हूँ, कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। मेरे सीनियर्स मुझे हर बात पर डांटते हैं, सबके सामने बेइज्जत करते हैं, ये बातें मेरे दिमाग से नहीं निकल पाती, मन मेरा अशांत रहता है। मेरे लिए अभी नौकरी छोड़ना संभव नहीं है क्योंकि घर की जिम्मेदारी मैं अकेले उठा रहा हूँ। कृपया मुझे कुछ उपाय बताएं जिससे मन शांत हो सके और इनका मेरे ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो क्या कर सकते हैं डॉक्टर रहमान? मैं प्रभु जी को ये बताना चाहूँगा, देखिए जिम्मेदार एक तरफ तो जिम्मेदारी है और एक तरफ जो काम कर रहे हैं उसमें परेशानी आ रही है, दोनों को साथ में लेके चलना है। और इनकी जो अवस्था है, इस अवस्था में काम को छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो अभी ऐसी अवस्था में उनको ये देखने की ज़रूरत है कि उनको अपने जैसे चीज़ों उनके वो जिस तरीके का काम कर रहे हैं उस काम में वो अपने खुद एक एनालाइज करें, अपने आप को देखे कि वो जो काम कर रहे हैं वो उनके हिसाब से ठीक है या नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी काम में काम को करने का, वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स वो निभा रहे हैं कि नहीं। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनको वो करें सबसे पहला मतलब जिससे कि वो ये तो रहा मतलब वर्क प्लेस के बारे में। दूसरा हो गया काम के अलावा वो अपने आप को भी थोड़ा समय दे, ऐसी चीज़ें करे जो उनके मन को बहलाएं। जैसे कि समय मिले तो अपने यारों और दोस्तों से मिलना, गप्पे मारना, ऐसी चीज़ें करना, जैसे कि खाना पीना ना, बनाना खाना, ऐसी चीज़ें जो मन को अच्छा महसूस कराएं। इसके अलावा वो अपने खाने पीने और नींद पे भी ध्यान दे, जिससे कि वो अपने आप को उतना मतलब फिज़िकली और ना साइकोलॉजिकली और बेहतर बना सके कि अगली बार जब वो काम पे जब जाएं तो वो एक स्थिर दिमाग के साथ जाएं और खुश होके जाएं कि आज का दिन मैं कुछ नया करने वाला हूँ, कुछ अच्छा करने वाला हूँ। डॉक्टर मीना, एक सवाल है, ये राजानंद मिश्रा हैं उत्तर प्रदेश से। ये कह रहे हैं कि मैं अपने तनाव में रहता हूँ और मैं अपने तनाव को लेकर बातें घर पर नहीं कर सकता। थोड़ा मैं ग्रामीण इलाके में हूँ, इसलिए ऐसे डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं हैं जिनसे मैं अपनी समस्या को साझा कर सकूँ। तो आप कृपया मेरी मदद करें कि ऐसे कौन से उपाय हैं मैं जिन्हें अपना सकता हूँ जब भी मुझे तनाव हो। तो ऐसे वक्त जब हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते, ऐसे वक्त डायरी बहुत अच्छा एक सुझाव रहेगा कि आप उसमें लिखिए कि आपको कौन सी चीज़ तनाव ग्रस्त कर रही है, और अगर उसका कारण उनको पता चल गया लिखने के बाद तो। और एक दूसरी बात ये होता है कि जब हम किसी से शेयर करते हैं तो नेचुरली एक रिलैक्स माइंड होता है। तो अगर वो नहीं शेयर कर सकते तो लिखने के बाद में भी उनको वो अच्छा फील करेंगे, तो एक डायरी वो मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई और उपाय भी आप बताना चाहेंगे? हाँ, उसके लिए मैं ये बोलूँगी कि इंटरनल मेडिसिन अगर लेनी है आयुर्वेद की तो नेचुरली किसी डॉक्टर से वो बात करें। लेकिन हाँ, अगर वो ब्राह्मी तेल से अगर शिरोभ्यंग जिसे कहते हैं कि जो हमारा ये तालू कहते हैं हम इसे, यहाँ अप्लाई करें तो उससे उनको अच्छा फील होगा। और दूसरा, पैरों को सोने से पहले पैर साफ़ करके तेल मसाज करना, उसे पादाभ्यंग बोला जाता है। तो ये वो चीज़ें वो दोनों कर सकते हैं। ठीक है, इससे नींद भी अच्छी आएगी। यस, ठीक है। डॉक्टर शर्मा, ये जो प्रश्न है ये रमेश कुमार का उज्जैन से है। ये कह रहे हैं कि मुझे पढ़ाई में आर्थिक परेशानियां सामने आती हैं, मैं नेट की तैयारी करना चाहता हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात मैं घर में बताऊं या नहीं, क्योंकि मुझे परीक्षा में फेल होने का डर लगातार बना रहता है, मैं क्या कर सकता हूं? देखिए, प्रॉब्लम का हल इनको पता ही है कि मैं घर में कहूँ या ना कहूँ, क्यों ना कहूँ। फर्स्ट जो हम हमेशा पेशेंट को एक सलाह देते हैं कि आप शेयर कीजिए, है ना, यू कम आउट ऑफ इट, तभी तो आपसे रिकंसाइल या रीफ्रेम करेंगे। तो इनको सबसे पहले अपने उनसे बात करनी चाहिए
और इनको ये जो कह रहे हैं ना मैं फेल ना हो जाऊं, इसको इस तरह से लेना चाहिए, यूज स्ट्रेस की तरह से, टेक इट एज ए चैलेंज कि क्यों नहीं होगा। इन्होंने तो पहले ही अपने लिए गोल तय कर लिया कि फ़ेल हो जाऊंगा। फ़ेल तो होंगे ही, जब कोई काम करेंगे या तो उसमें फ़ेल होंगे या पास होंगे। तो आप पहले उससे जूझिए तो सही, अच्छे से अपनी एप्लीकेबिलिटीज़ को लगाइए तो सही, एबिलिटीज़ को इम्प्लाई तो कीजिए। तो पहले से ही ये हार के बैठ गए तो मन के हारे हार है, मन के हारे जीत, तो आधी तो लड़ाई पहले ही हार गए। तो पहले उसको शेयर कीजिए, फिर उसको रिफ्रेम कीजिए, फिर रिकंसाइल कीजिए। तो मैं इनसे ये कहूँगा अपने घर में डिस्कस कीजिए, घर में नहीं कर पा रहे अपने टीचर से कीजिए, कि जिससे भी आपको अच्छा लगता है उनसे बात कीजिए, और ये फेल वाला वर्ड थोड़ी देर के लिए इरेज कर दीजिए। डेफिनेटली ही विल गेट थ्रू दिस थिंग। एक चीज़ मैं और कहूँगा, वो जो पहला क्वेश्चन था, वो उस इंसान को ये लग रहा है कि मैं यहाँ एम्ब्रेस्ड भी हूँ और मेरे को एस्केप भी चाहिए। दो काम नहीं हो सकते हैं एक साथ। उनको सबसे पहले अपने स्ट्रेसर को लोकेट करना चाहिए। मेरे को क्यों डांट पड़ती है रोज, वाई द सीनियर्स आर स्कोल्डिंग हिम। एक बार जब वो उस चीज़ को करेंगे तो उनको टास्क ओरिएंटेड कोपिंग में हम मदद करा देंगे कि देखिए यहाँ कमी है, इसको कीजिए, आपको डांट नहीं पड़ेगी। बस एक बार डांट नहीं पड़ेगी तो आप घर भी खुशी खुशी जाएंगे और अपना काम भी आराम से करेंगे। डॉक्टर के आजकल एक और बात थी, प्रायोरिटी सेट करना। क्या लोगों में आजकल ये भी कमी आ रही है कि वो प्राथमिकता नहीं तय कर पा रहे हैं, चाहे वो हर उम्र में हम बात करें, और सब कुछ पाना है, सब कुछ करना है? क्या ये एक बहुत बड़ा, मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ वो दूसरे डिसाइड कर रहे हैं। मेरी जो इमोशंस का रेगुलेटर है वो दूसरे के हाथ में है। मैं आपकी अप्रूवल क्यों चाहूँ, और मैं भी ये क्यों सोचने लगूं कि प्रीति जी मेरे बारे में क्या सोचेंगी, तो प्रीति जी क्या करेंगी। तो ये जो प्राथमिकताएं हैं ये हम एनवायरनमेंट से डिसाइड कर रहे हैं, अपनी सराउंडिंग से डिसाइड कर रहे हैं, जो प्रचलन है उस पे चलन करना चाह रहे हैं। तो इसलिए आदमी की इंडिविजुअलिटी ख़त्म होती जा रही है, जो कि एआई एक दिन कर ही देगा। एआई इज़ नथिंग बट रिप्लेसमेंट टू ह्यूमन बीइंग्स। तो आप ये तैयार रहिए कि आने वाली सुनामी तनाव पे ही आएगी। बिल्कुल। तो इसीलिए अपने को कंट्रोल में रखना सीखिए, कंट्रोल में रखना सीखिए, असल ज़िंदगी जीने की कोशिश कीजिए। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं दिनचर्या, रात्रिचर्या, मैं तो कहता हूँ उसमें ऋतुचर्या भी ऐड कर दीजिए, है ना। आहार विहार विचार को भी ऐड कर दीजिए। कैसा आहार हो, कैसा विहार हो, कैसे विचार हो। तो try to talk to people who are giving lot of sermons regarding high morals। किसको किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। हर चीज़ तो दवा नहीं करा सकती। तो ये चीज़ जो मॉरल्स का जो डाउनग्रेड आ रहा है, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी ग्रेट फैक्टर विच इज़ पुशिंग पीपल टुवर्ड्स बर्नट आउट स्टेज। बिल्कुल। और जो बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कही है कि हम दूसरों के अप्रूवल को लेकर जो चिंता करते हैं, जहां हमने वो करना छोड़ा तो आधे से ज़्यादा तनाव हमारा ऐसे ही दूर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर रहमान, ये प्रश्न है पंजाब से चंदन का। ये कह रहे हैं मुझे छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता है, मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ लेकिन अपने आप होता है। ज़्यादातर जो मेरा तनाव है वो भविष्य की चिंता को लेकर है। मैं अभी छात्र हूँ, आगे मेरा भविष्य क्या होगा, मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, इसकी चिंता मुझे बहुत बनी रहती है। मैं खुद को कैसे तनाव मुक्त रखूँ? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जिस अवस्था में हैं, इनको फ्यूचर को लेके इनके मन में तनाव रहना जाहिर सी चीज़ है, और थोड़ा बहुत तनाव रहना ज़रूरी भी है, क्योंकि तनाव रहेगा तो उसमें काम करने के लिए या मेहनत करने के लिए इच्छा रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि तनाव हमेशा ख़राब ही हो, थोड़ा बहुत तनाव ज़रूरी भी है अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए कि मैं और मेहनत करूं, मैं अपने आप को आज जैसा मैं परफॉर्म कर रहा हूं, आज से मैं इससे अच्छा परफॉर्म करूं। लेकिन हाँ, अगर ये तनाव अगर हद से बाहर जा रहा है तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारा लक्ष्य क्या है, हमें वो सोचना है, हमको चाहिए क्या, हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से रास्ते हमें लेने पड़ेंगे, अगर ये रास्ता हमारा काम नहीं करा हमें कौन से रास्ते लेने पड़ेंगे।
बेसिकली प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, उस तरीके जिसको कि हम कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़। तो इस तरीके का एक मतलब प्लान या स्ट्रेटजी लेके उनको चलना पड़ेगा, जिससे कि वो अपने आप को इस तनाव के साथ अपने आप को ढाल सके और अपना जो गोल या टारगेट है उसको अचीव कर सके। यानी अगर उसको समराइज करें तो आप ये कह रहे हैं कि टारगेट पर, एम पर फोकस करें, एक तरह से प्रॉब्लम पर फोकस ना करें, स्ट्रैटेजी और रूटीन पर फोकस करें, सॉल्यूशन पर फोकस करें, तो अपने आप ही आप तनाव मुक्त रहेंगे। बिल्कुल। अब एक सवाल मीनल ठाकुर का है, नई दिल्ली से। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि सिर दिन रात भारी सा रहता है, लगातार तनाव में और उदास महसूस करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी। जब मैं अकेले बाहर जाती हूँ तो अक्सर मुझे रोना भी आ जाता है। तो इसका क्या कुछ इलाज आयुर्वेद के ज़रिए हो सकता है? आयुर्वेद में तो इलाज है ही, लेकिन उनको ऐसे सिम्टम क्यों दिख रहे हैं, वो ऐसा क्यों फील कर रही है, वो उनको पहले रियलाइज़ करना होगा, सोचना होगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि जिसके कारण उनको ऐसा फील हो रहा है। और नेचुरली आयुर्वेदा में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है, वो आ सकते हैं। ऑल इंडिया में मानस रोग हमारी ओपीडी है, वो वहाँ आके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर, आपने पहले दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या की बात की। जब फिजिकल एक्टिविटी की बात होती है, एक्सरसाइज की बात होती है, वो कितना बड़ा रोल निभाता है किसी भी मेंटल, मैं कहूँ स्ट्रेस को या कोई और बीमारी को भी दूर रखने में? देखिए, मैंने पहले कॉर्टिसोल की बात करी थी। कॉर्टिसोल हार्मोन को यदि आपको कम करना है, जो कि मेन स्ट्रेस हार्मोन है, ज़्यादातर आप देखिए लोगों का कंधे पे, पेट पे और कूलों पे वजन आता है, जो ग्रेजुअल ओबेसिटी आती है, विच इज़ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ओबेसिटी। जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे उतना टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, उतना ही ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा और आप साइकोलॉजिकली बड़े हेल्दी होते चले जाएंगे। तो आपका एम क्या है कि कॉर्टिसोल को मेरे को नीचे लाना है, अपने आप को समझ के। हम हमेशा पेशेंट को ये समझाते हैं कि आप सबसे पहले अपने से प्यार कीजिए और तब आगे चलिए। तो सबसे पहले इसको कम करना है। उसके बाद एक्सरसाइज से देखिए कि शरीर की इतना हम गतिविधियों में शरीर का इस्तेमाल करते हैं, बैठे हैं, उठे हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम इससे कैसे व्यवहार करते हैं? एक दुश्मन की तरह, एक सौतेले की तरह हम इससे व्यवहार करते हैं। इसको नींद चाहिए होती है, हम नींद नहीं देते। इसको पानी चाहिए होता है, हम पानी नहीं देते। इसको रिक्रिएशन चाहिए, हम रिक्रिएशन नहीं देते। आजकल हर चीज़ पैसिव हो गई है और हर कोई इम्प्रेस है सोशल मीडिया से। और सोशल मीडिया में देखिए हर कोई अपने को अच्छा ही बता रहा है। वो भी कई लोग अपने लिए एक डिप्रेसिंग वो ले लेते हैं कि देखिए सब लोग तो इतने खुश हैं, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं और मैं तो कुछ नहीं कर रहा। अब उसमें जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ हैं वो बहुत बार रिस्क उठा लेती हैं, मैं भी ऐसे करूँगा, मैं भी ये करूँगा, मैं भी वो करूँगा। तो एक्सरसाइज का अपना रोल। और एक जो सबसे सिंपल, जो अभी डॉक्टर साहब ने बात कही, हेड मसाज की, फुट मसाज की, आप छोटी सी स्लीप हाइजीन की स्किल सीख लीजिए। आपके बॉडी के अंदर जो अपने ही कुदरती ओपियोइड्स हैं, जिनको एंडोर्फिन्स कहते हैं, वो आपको एकदम रिलैक्स रखेगा। तो आप सब्सटेंस अब्यूज से बच जाएंगे। आप एक्सरसाइज करने से थकेंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि एक समग्र आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता है एक्सरसाइज के द्वारा। तीसरी चीज़ जो कि फ्री है वो है हमारे सूर्य देवता। यू जस्ट एक्सपोज योर सेल्फ टू द सन और आपके अंदर, बॉडी के अंदर D3 बहुत सारा सिंथेसाइज हो जाता है, विटामिन D, जो कि फर्दर कॉर्टिसोल को नीचे लाने में हेल्प करता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम पहले से ही ध्यान रखें। होता क्या है कि वो तब ध्यान देने लगते हैं जबकि बर्नट आउट हो गया। बिल्कुल। अब नहीं, तो प्रिवेंशन तो पहले ही करना था, आज क्यों यहाँ आए आप? तो वो दिक्कत वाली सारी बात है। तो पहले से एक्सरसाइज कीजिए, आप अपना भजन कीजिए, आप अपना जो भी मॉरल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, सोशली लोगों से मिलिए। तो मैं इसको एक लाइन में समराइज करता हूँ कि दिल की गिराह खोल दो, चुप ना बैठो कोई गीत दो। हर आदमी चुप है, अपने ही जिस्मों में लिपटी हर इंसान की रूह। सबको लगता है जीवन में बस वही है मजरू माने हर आदमी करे कि मैं ही कुंठित हूँ, बिल्कुल, और तो सारे मज़े में हैं। हाँ। तो ये जो चीज़ है ना, छोटी छोटी आप संगीत में लीजिए, आप कोई अपनी हॉबीज़ को डेवलप कीजिए, आप एक्टिव होइए।
हर चीज़ को कंप्यूटर पे या स्क्रीन पे मत लीजिए, बिल्कुल। दैट विल ओपन यू, तभी आप एक अच्छे समाज की, एक मेंटली बैलेंस्ड समाज के हम बिल्कुल सोच सकते हैं। डॉक्टर मीना, इसी में आगे बढ़ते हुए योग और मेडिटेशन की जब हम बात करते हैं, खासकर भ्रामरी प्राणायाम के जो असर दिखा है, कैसे आप बताएंगे कितना मददगार हो सकता है योग और प्राणायाम? योग और प्राणायाम नेचुरली बहुत मददगार है, इसलिए अभी फॉरेन कंट्रीज़ में भी उसको अपनाया गया है और उस पर काफ़ी रिसर्च हो रहे हैं। तो ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज होती है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, उस पर कॉन्सेंट्रेशन लाने मीन्स हम कॉन्सेंट्रेशन लाते हैं अपने ब्रीदिंग पे कि, और प्राणायाम में वही होता है। और सबसे ज़्यादा कारगर तो मेडिटेशन, जहाँ हम हमारे चित्त को कंट्रोल में रखना सीखते हैं, क्योंकि जैसे सर ने भी कहा है कि हर कोई अपने इसमें मशगूल है, तो हमारे भी सेंसेस उस तरह से काम करने लगते हैं कि भाई उसके पास ये है मेरे पास नहीं है। तो जो प्राणायाम है उससे हमारे चित्त को निग्रह करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है डॉक्टर रहमान, जाते जाते आपका क्या मैसेज होगा लोगों के लिए? और एक आखिर में एक सवाल और है कि सिर्फ जो तनावग्रस्त व्यक्ति है उसके लिए काउंसलिंग ही सिर्फ बहुत है या दवाएं भी ज़रूरी हैं? और अगर कई लोगों के मन में क्या ये भ्रम भी होता है या ये मिथ है या सच्चाई है कि जब एक बार आप दवाई लेना शुरू कर देते हैं तो क्या आपको ज़िंदगी भर वो दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं? इस पर आप क्या बताएंगे? जैसे कि इंसान कभी स्ट्रेस में पड़ जाता है तो ज़्यादातर केसेस में बातचीत करने से ही चीज़ें बहुत हद तक सुलझ जाती है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ उसके पीछे कुछ कॉन्फ्लिक्ट या कुछ एक्सपेक्टेशंस रहते हैं जो कि बातचीत करने से बहुत हद तक सॉल्व हो जाते हैं। हम इस चीज़ को काउंसलिंग साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं आप जाके किसी मतलब आप किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ही हमेशा जाएं। आप इमीडिएट आपके पास जो भी हैं, आपके जो भी घर वाले हैं या कोई दोस्त हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, अपनी चीज़ें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और एक ना चीज़ों को, जिससे कि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। इसके बाद भी अगर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो हाँ, तब आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आके आप मतलब काउंसलिंग के लिए आप आ सकते हैं। अभी बात यह है कि किन केसेस में हमको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। जब चीज़ें कुछ इंडिकेटर्स हैं, जब चीज़ें हद से ज़्यादा सीवियर होती हैं, मान लीजिए नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, खाना पीना या वेट लॉस सिग्निफिकेंटली हो रहा है। सिग्निफिकेंट मतलब मान लीजिए किसी को 1 महीने या 2 महीने के अंदर ही 5 किलो का वज़न घट गया है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट वेट लॉस कहते हैं। या कह लीजिए किसी को सुसाइडल आइडिएशंस आ रहे हैं। सुसाइडल आइडिएशंस मतलब बार बार मरने की इच्छा हो रही है। तो ये सब इंडिकेटर्स हैं जहाँ पे हमें दवाइयाँ शुरू करने की ज़रूरत पड़ती है। अब इस पे अगर आएँ कि अब लोगों में ये एक बड़ी चिंता होती है कि डॉक्टर साहब दवाइयाँ शुरू हो गई, क्या ये दवाइयाँ लंबी चलेगी? तो इसमें ऐसा है कि अगर चीज़ें बाहरी हैं, मतलब रिएक्टिव हैं, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से ही हैं, तो उसमें जैसे कि स्ट्रेस समाप्त हो जाता है तो हम दवाइयाँ उस समय बंद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर चीज़ें ऐसी होती है जिसमें कि बायोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है, उसमें लॉन्ग या स्ट्रेसर्स जो हैं बहुत ही क्रॉनिक रहती हैं, उन केसेस में हमें लॉन्ग टर्म दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है डॉक्टर शर्मा, जाते जाते आपका मैसेज संक्षेप में। मैं यही कहूँगा कि आप अपने स्ट्रेसर को सबसे पहले पहचान जाइए। यदि आप पहचान गए हैं या नहीं पहचान जा रहे हैं तो मदद लीजिए, आपकी 40 to 50% प्रॉब्लम ख़त्म। उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को, जिसको हम स्वॉट कहते हैं, उनको पहचानिए। फिर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए और थ्रेट्स को एड्रेस करने की स्किल्स बढ़ाइए। आप तनावपूर्ण तो रहिए, तनावग्रस्त मत होइए, तनाव का ग्रास मत बनिए, क्योंकि ग्रास मतलब फिर बर्नट आउट स्टेज, फिर हम लोग बीच में आ जाते हैं। तो इसलिए तनाव को पहचानिए, थोड़ा सा भी हो बात को बोल दीजिए, एड्रेस करा लीजिए, किसी से भी करा लीजिए, क्योंकि हमारे देश में देखिए वैसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है। तो मैं कई बार पेशेंट्स को बोलता हूँ कि जिसको प्रॉब्लम है
वो सबसे अच्छा फील कर सकता है उस चीज़ को, तो वाई ही शुड नॉट बी एन एम्बेसडर टू द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। बिल्कुल। वो दूसरे को समझाए कि भाई मुझे भी ऐसा हुआ था, आप जाके ज़रा बात कर लो डॉक्टर से। बिल्कुल। तो कम से कम डॉक्टर साहब के और हमारे ऊपर एक लोड तो कम हो, प्राइमरी हेल्थ केयर तो मिल जाए उसको, सेकेंडरी टर्शरी तो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे। बिल्कुल। इसी के साथ समय यहीं पूरा हो गया है। डॉक्टर रहमान आपका, डॉक्टर मीना देवगढ़े आपका, डॉक्टर अशोक शर्मा, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और जो ज़रूरी सलाह और सुझाव है वो हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो हमने ये समझा है कि तनाव जो है वो कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि आपकी ज़िंदगी किसी संतुलन की मांग कर रही है। समय पर इसे पहचाना जाए अगर तनाव को, और सही दिशा में एक कदम उठाए जाएं, तो जीवन को हम बेहतर बना सकते हैं। ज़रूरी है कि बातचीत की जाए, मदद मांगी जाए ज़रूरत पड़ने पर, और मानसिक स्वास्थ्य को उतना ही प्राथमिकता दी जाए जितनी हम अपने शरीर को देते हैं, क्योंकि जब मन स्वस्थ होता है तभी तन और जीवन दोनों आयुष्मान होते हैं। इसी के साथ इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में होगी आपसे फिर मुलाकात। बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।